81 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना है अपना गद्यांश। गद्यांश पढ़ करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं गद्यांश पे। पहले देखिए, ऊपर एक हेडिंग लिखी गई है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहले हमें गद्यांश पढ़ना है, फिर हमें क्या करना है, इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध का कह सकते हैं पहला संकलन या पहला पुस्तक जो था वो कौन था, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क उनका पहला संकलन था और ये प्रकाशित कब हुआ था, 1945 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है गाइज, आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी पॉइंट्स आपको ऐसे पैसेज में इंपॉर्टेंट लगेंगे, अगर आपको पेन और पेपर ऐसे साथ में रहेगा तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और अशोक के फूल, दूसरा इसका इनका संस्करण कह सकते हैं, संकलन जो है अशोक के फूल कब प्रकाशित हुए, 1948 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा गया है, निबंधों की रचना स्वतंत्रोत्तर भारत में भी करते रहें। ठीक है, यानी कि जो निबंधों की रचना है ये स्वतंत्र भारत के पहले भी रचनाओं को करते रहें, किंतु लिखना इन्होंने छायावादी दौर में प्रारंभ किया। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने अपना जो लिखने का एक कह सकते हैं रेगुलर चीजें शुरू की, वो कब शुरू की, तो छायावादी दौर से इन्होंने प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विधा को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणीय बनाया। ठीक है, यानी कि जो निबंध विधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही इस निबंध को साहित्य के कोटि में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में एक अगणनीय, जिसको हम कह सकते हैं एक विशिष्ट, एक इम्पोर्टेंस, इसको निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखकों के या कह सकते हैं उनके पुस्तकों के, उनके निबंधों के माध्यम से ही उसे प्राप्त हुआ। उनके निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध यानी कि उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो इनका एक संकलन है अशोक का फूल, ये इनका क्या है, प्रतिनिधि निबंध है। अशोक के फूल के बारे में हम पहले ही पढ़े कि ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आगे का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए पैसेज में लिखा है कि द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को देखिए कि इनके जैसे निबंध लिखा गया है कि हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। हमारे ऑप्शंस हैं, कम लिखे गए थे, नहीं लिखे गए थे, कभी कभी लिखे गए थे, खूब लिखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पैसेज में कि पहले नहीं लिखे गए थे, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा 81 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला आंसर हमारा सही होगा, नहीं लिखे गए थे। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 82 वाला। आप क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द्विवेदी जी के निबंध भारत के इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। द्विवेदी जी के निबंध भारत के इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। ठीक है, तो जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो पैसेज में मैंने यहाँ पे टिक किया था कि उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। ठीक है, कैसे इतिहास की पुनर्रचना करते हैं, तो सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए देखेंगे तो राजनीतिक दिया है, ऑप्शन बी देखेंगे तो धार्मिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी क्या दिया है, सांस्कृतिक। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन से
भारत मतलब भारत के कौन से इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? तो सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो 82 क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन है। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब निबंध लिखना शुरू किए तो उसमें से पहली पुस्तक उनकी कौन सी थी या पहला संकलन उनका कौन सा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो पैसेज है पैसेज के आप फर्स्ट लाइन में ही ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा गया है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन। ठीक है, निबंधों का पहला संकलन क्या है? विचार और वितर्क। विचार और वितर्क इनका पहला संकलन है और प्रकाशित कब हुआ था? 1945 में प्रकाशित हुआ था। तो हमसे सन नहीं पूछा है, हमसे इनका पहला संकलन ही पूछा है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 83 का कौन सा सही होगा? 83 का आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो अशोक के फूल संकलन है, इनकी जो रचना है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पैसेज में कि इनका जो पहला संकलन था वो विचार और वितर्क था, जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। और जो अशोक के फूल इनकी जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948 ईस्वी। तो हम आंसर ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है 1954 ईस्वी, जो कि गलत होगा। 1945 ईस्वी, ये भी गलत है। 1948 ईस्वी, सी वाला आंसर हमारे 84 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए तो 85 क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा 85 क्वेश्चन है, द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जाता है? ठीक है, द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जाता है? याद करिए, अभी जब हम पूरा का पूरा पैसेज पढ़े हैं तो सबसे लास्ट में हमें मिला है कि अशोक के फूल, उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। ठीक है, जो अशोक के फूल थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रतिनिधि निबंध कहा जाता था। ठीक है, या अभी कहा जा सकता है, अभी भी कहा जाता है कि उनका ये प्रतिनिधि निबंध था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 85 क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा सही होगा? तो अशोक के फूल जो हैं, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंसर ये सही है। भारतीय संस्कृति की देन, इसमें कोई बात ही नहीं कहा है। विचार और वितर्क इनकी पहली रचना थी। कुटेज के बारे में भी इस पैसेज में कोई बात नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप देख रहे हैं कि जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन जो आपको पैसेज से दिए जाएंगे, वो बड़े ही आसानी से आप पैसेज पढ़ करके एकदम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है खिड़की, ऑप्शन बी आवारा, ऑप्शन सी असर, ऑप्शन डी कंपनी। ठीक है, तो अगर हम नीचे से बात करें तो कंपनी हमारा देशज शब्द बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी हम कैसे बोलते हैं? इंग्लिश वर्ड है कंपनी। ठीक है, असर और बेअसर, अगर ये सब आप शब्द सुनेंगे तो ये शब्द हमें मिलते हैं फारसी से। ठीक है, आवारा और असर ये शब्द हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें फारसी से मिलते हैं। ठीक है, और कंपनी कहाँ से मिलता है? कंपनी हमें इंग्लिश से मिलता है। तो एक ही हमारा आंसर बचा, आंसर ए वाला हमारा सही हो जाएगा 86 क्वेश्चन का, और बी, सी और डी ऑप्शंस हमारे क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 87 का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, यानी कि जब हम वर्तनी की बात कहते हैं, वर्तनी मतलब आप लोग समझते हैं जो बोलने और लिखने में दोनों में सही हो, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण के हिसाब से जो हमारे व्याकरण में सही माना गया हो। तो अगर आप देखें तो प्रतीक्षा लिखना
हम लोग बोलते हैं प्रतीक्षा, ठीक है, लेकिन ये होता है प्रतीक्षा। यानी कि आप जब श का इसका उच्चारण करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे बनता है, वो क और स से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ये क और श को लेकर कहता है प्रतीक्षा, ठीक है। लेकिन जो प्र आप देखेंगे, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि जो हम प्र लिखते हैं इसमें प आधा होता है या फिर र आधा होता है, ठीक है। तो बता देते हैं आपको, जब हम प्र बोलते हैं ना तो आप प्र बोलिए, र का जो उच्चारण होता है वो काफी देर तक होता है, यानी कि र में अ मौजूद होता है, ठीक है। तो जो हम प्र लिखते हैं उसमें प आधा होता है और र पूरा होता है, तो ये प्र हो गया। और जो हम बीच में त देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी के व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो त पे जो बड़ी की मात्रा होती है वही वाला प्रतीक्षा क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो 87 का जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा ए वाला आंसर सही होगा। बाकी इसमें आप बी वाले में देखिए त पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर सी वाले में देखिए तो आधा च लिखा है और छ से छतरी वाला छ बना हुआ है, ठीक है, जो कि ये भी हमारा व्याकरण के हिसाब से गलत होगा और डी वाला आंसर भी हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 87 का हमारा ए वाला आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्नायक का संधि विच्छेद होगा, उन्नायक का संधि विच्छेद। तो जब उन्नायक को आप देखेंगे, उन्नायक शब्द को आप देखेंगे तो पहली चीज आप ये जानिए कि आप ऑप्शंस को भी देख लेंगे ना तो आपको ये देख करके समझ आ गया होगा कि जो ये संधि है, ठीक है, उन्नायक में जो संधि होगी वो सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्यों व्यंजन संधि होगी भैया, तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, तो आप अपने सारे ऑप्शंस में देखिए, चाहे न को लें चाहे त को लें, वो सब में क्या है, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब क्या है कि हमारा पहला जो शब्द है उसका आखिरी जो अक्षर है वो आधा है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम उन धन नायक लेते हैं, ठीक है, उन धन नायक लेते हैं तो ये तो आधा है ही, तो ये उ और न, फिर न पर आ की मात्रा य और क ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये पूरा का पूरा गलत होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रॉन्ग होता है। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हमारा जो बी वाला आंसर दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, उत्धन नायक, ठीक है, उत्धन नायक। तो देखिए आप अगर व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में ये लिखा होता है कि जो पहले शब्द का आखिरी वाला अक्षर होता है, पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या है, यहाँ पर त होता है, ठीक है, वो दूसरे शब्द के पहले अक्षर का, ठीक है, आधा हो जाता है। यानी कि आप इस पे दूसरा रूल लगा सकते हैं। तो आप पहले त वर्ग पूरा लिख लीजिए, त थ द ध न, ठीक है, त थ द ध न। तो अगर आप पंचमा अक्षर देखेंगे तो अंगा हमें मिलता है, ड़ मिलता है, न मिलता है, म मिलता है, ठीक है, इया मिलता है, यहाँ पे बीच में हमें अंगा इया ड़ न म ऐसे मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पंचमा अक्षर के पहले उसी के वर्ग का जो शब्द होगा, ठीक है, अगर त वर्ग है और त वर्ग के लास्ट में आप देखिए न हमें मिलता है, ठीक है, तो दूसरा जो हमारा शब्द है, दूसरे शब्द में उसी वर्ग का, यानी कि त वर्ग का कोई शब्द हमें मिल जाए और लास्ट में हमें उसी वर्ग का हमें पंचमा अक्षर मिल जाए, ठीक है। तो जो हमारा पहला शब्द का जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो अपने पंचमा अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो उन्नायक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उन्नायक हो जाएगा। यहीं पे हम आपको दूसरा एक एग्जाम्पल बता देते हैं। आप लोग लिखते हैं संगम, लिखते हैं संगम, हम क्या करते हैं डायरेक्ट बिंदी लगा देते हैं, लेकिन जब आप इसको डिफाइन करेंगे ना, आप इसको जब अलग अलग करेंगे
तो ये होता है संग और फिर क्या होता है, गम होता है। ठीक है, आप इसको जब डिफाइन करेंगे, ये जो ग होता है इसी की वजह से ये क्या हो जाता है, ग आप देखेंगे ग की वजह से ये अंगा हो जाता है, ये बिंदी क्या हो जाता है, अंगा हो जाता है, क्योंकि क वर्ग में ही ग हमें मिलेगा और क वर्ग में ही हमें क्या मिलता है, अंगा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। बस आप इतना याद रखेंगे कि अगर किसी वर्ग के हम अक्षर को देखेंगे और उसी वर्ग का हमें पंचमा अक्षर प्राप्त होगा तो वही अक्षर जो है वो अपने पंचमा अक्षर के आधे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, बी वाला सही होगा, उत धन नायक। बाकी हमारे जो आंसर होंगे वो सही हो जाए, गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो नयक लिखा है, नयक नहीं होगा, नायक होगा। यहाँ पे भी नयक लिखा है, तो इस तरह से ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा था ए वाला, जिसमें उन धन नायक लिखा था, तो हम आपको बता दिए कि उन धन नायक क्यों नहीं होगा, उत धन नायक क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तंद्रिल में प्रत्यय है। ठीक है, तंद्रिल में प्रत्यय है, तो आप लोग को प्रत्यय पता होगा। प्रत्यय एक वो शब्द होता है, वो शब्द होता है या हम कह सकते हैं शब्द खंड होता है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, शब्द के पीछे जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो अगर आप तंद्रिल को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा तंद्रा और धन इल मिलेगा। ठीक है, तंद्रा धन क्या मिलेगा, इल मिलेगा। ठीक है, तो इल आप देख रहे हैं ये कौन से ई है। ठीक है, तो ये छोटी ई है। ठीक है, तो छोटी ई है, इसीलिए इसकी जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो 89 का हमारा क्वेश्चन होगा वो ए वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी त नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो तंद्रिल में कहीं आपको लास्ट में त नहीं मिल रहा है, ल भी नहीं हो सकता क्योंकि ल कोई प्रत्यय नहीं है और दिल भी कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रत्यय है, इल प्रत्यय होता है। ठीक है, जब भी कोई प्रत्यय की बात कहे ना तो आप उस शब्द को ऐसे जगह से तोड़िए जहां से दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले, तो आपको जाकर के प्रत्यय समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी गहराई का पता ना लग सके के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी गहराई को हम नाप ना सके उसके लिए क्या एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हम देखते हैं। देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है गाद। गाद बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गाद हम उस महीन कड़ या उस महीन मिट्टी को कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है। ठीक है, अगाध। ठीक है, अगाध हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा आंसर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि अगाध का यही अर्थ होता है कि जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, या जो बहुत ही अत्यधिक गहरा हो, जिसे गहराई में मापा ना जा सके। ठीक है, आप पाताल देखेंगे तो पाताल, अगर हम लोक देखते हैं ना, आकाश लोक, पाताल लोक, धरती लोक, तो एक लोक में आता है पाताल लोक। और गहवर मतलब एक तरीके से गुफा हम कहते हैं, या हम कंदरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंदरा या गुफा होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो डी वाला भी नहीं सही होगा। कौन सा आंसर हमारा सही होगा, हमारा 90 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, क्या है, तद्भव। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न। ठीक है, उससे उत्पन्न, तो किससे उत्पन्न होने की बात हो रही है। हिंदी आप लोग को पता है संस्कृत से बनी है, तो संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न, यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द टूटते हुए हिंदी में कन्वर्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ज्ञान, ज्ञान तो संस्कृत का शब्द है, आप लोग को पता होगा। यात्रा भी संस्कृत का शब्द है। जीभ जो है, जीभ संस्कृत का शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, तद्भव शब्द है। जीभ का तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द होता है जिह्वा। क्या होता है, जिह्वा तत्सम शब्द होता है। तद्भव क्या हो जाएगा,
जीभ हो जाएगा, और जंघा भी क्या होता है, तत्सम शब्द ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का एक सिंपल सा फंडा है कि अपने वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है, वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो हम एक एक करके प्रयोग करते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन को अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप संकट को प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी के ऊपर संकट आता है। ठीक है, संकट आता है। ठीक है, आता है, आती है तो नहीं हम बोले, आता है हम बोले। संकेत, संकेत मिला, मिली नहीं बोलते, संकेत मिली तो नहीं बोल सकते कि हमें संकेत मिली। संकेत मिला इसका सही वाक्य प्रयोग होता है। देखिए क्या होता है कि ना, हम हिंदी के बहुत सारे शब्द भी गलत लिंग के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, संकलन, किसी भी चीज का संकलन हुई नहीं होता है, संकलन हुआ होता है। ठीक है, संकलन हुआ, उनके पुस्तक का संकलन हुआ, उनकी रचना का संकलन हुआ। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट लास्ट वाला आप आंसर ऑप्शन देखेंगे तो डी, डी संपदा, संपदा जो होता है ये स्त्रीलिंग वर्ड होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा, अगर संपदा आ गया तो आपका आंसर डी सही होगा। वैसे मैं 100% श्योर हूँ इसका डी आंसर ही सही है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, ए वाला भी हमारा आंसर गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ठीक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सा समास है? यथार्थ में कौन सा समास है? तो आप लोग जब समास पढ़े होंगे तो समास का आपको पहला ही समास मिला होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का आपने पढ़ा होगा नियम, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है। अब अव्यय मतलब क्या होता है कि जो खर्च ना हो। प्रथम पद अव्यय हो यानी कि पहला पद खर्च ना हो। खर्च ना होने से मतलब क्या है कि अगर उस शब्द का प्रयोग हम किसी दूसरे शब्द के साथ कर दें तो वो वही अर्थ देगा। ठीक है, यानी कि उस अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें, यहाँ लिखा है यथार्थ। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा इच्छा। ठीक है, तो आप देखिए यहां भी यथा प्रयोग किया हमने, यथा यहां भी, यथा यहां भी हम लोगों ने प्रयोग किया। बाकी का जो पीछे का शब्द है ये बदल रहा है। ठीक है, लेकिन जो यथा है इसका जो अर्थ होता है वो होता है के अनुसार, के अनुसार। यथार्थ मतलब कि अर्थ के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा इच्छा मतलब इच्छा के अनुसार। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो प्रथम पद अव्यय होगा वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हमारा आंसर 93 का सी सही हो जाएगा। बाकी आप तत्पुरुष देखें तो इसमें कारक चिन्ह आते हैं बीच में। ठीक है, कारक चिन्ह आएंगे तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में बीच में हाइफन लगा होता है या और का भाव आता है, और द्विगु में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो इस तरीके से हमारा डी वाला भी आंसर गलत होगा, ए आंसर भी गलत होगा और बी आंसर भी गलत होगा। ऑप्शन हमारा सी वाला इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, आपको शुद्ध वाक्य देखना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हम वाक्य पढ़ते हैं, यह वांछनीय नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन, उसकी समझ में कुछ ना आया। तीसरा, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। ऑप्शन डी, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप अगर देखें डी वाला, हम नीचे से देखना शुरू करते हैं, डी आंसर अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा, डी आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखते हैं आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, हम ऐसे लिखते हैं कि आपका धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आपका गुप्त रहस्य, गुप्त और रहस्य दोनों एक साथ नहीं प्रयोग हो सकते, क्योंकि रहस्य जो होता है वो गुप्त ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। बी वाला अगर हम देखें तो लिखा है उसकी समझ में कुछ ना आया, और ए वाला देखें तो ए वाला ऑप्शन है यह वांछनीय नहीं है। ठीक है, तो वांछनीय नहीं मतलब क्या? ठीक है, वो किसी न किसी बात को लेकर के कह रहा होगा, ये पूरी तरीके से वाक्य हमारा पूरा नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। जो हमारा आंसर सही होगा वो 94 वाला सही होगा कि उसकी समझ में कुछ ना आया। ठीक है, यानी कि किसी के बारे में किसी को कुछ समझाया जा रहा है, उसके समझ में कुछ नहीं आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं। जिस चीज को आप फील करें, ठीक है, जिस चीज को आप फील करें वही आपका भाववाचक हो जाता है। ठीक है, जिस चीज को फील करें वो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। कैसे भाववाचक हो जाएगा? तो आप अगर देखें तो दरिद्रता क्या होता है? दरिद्रता फील होता है। ठीक है, ये हमारी भावना है। क्या है? भावना है। कैसे आप जानते हैं कि ये भावना है? ये तो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, दरिद्रता दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें तो दरिद्रता हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे? कभी कभी आप ये फील करिए कि आपके पास लाखों रुपए रहते होंगे फिर भी वो आपको कम लगता होगा। ठीक है, और कभी कभी जब आप बचपन में रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास 10 रुपए रहते होंगे तो भी आपको बहुत अधिक लगता होगा। ठीक है, तो जब संतोष की भावना आ जाती है तो आपके अंदर से दरिद्रता क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक, दूसरा हम देख सकते हैं, इसको हम और अच्छे से इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत लोगों के पास पैसा होता है ना, फिर भी वो कंजूस होते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मेरे पास अभी बहुत कमी है, तो वो दरिद्रता फील करते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी के पास बहुत कम भी पैसा रहता होगा फिर भी वो एकदम दिलदार की तरह उड़ाता होगा। ठीक है, तो उसके पास क्या है कि धनी होने की भावना है। तो जो भावना होती है वो क्या होता है? वो भाववाचक हो जाता है, चाहे दरिद्रता कहें, बुढ़ापा कहें, बड़प्पन कहें। ठीक है, ये सारे जो होंगे, जो फीलिंग्स हम कहते हैं वो सब क्या होता है? वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। व्यक्तिवाचक आप लोगों को पता होगा कि व्यक्ति विशेष का नाम होता है। पदार्थवाचक में क्या होता है? जिसको हम नाप तौल सकते हैं। जातिवाचक में क्या होता है? कि किसी न किसी कह सकते हैं कि समूह या विशेष वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमारा 95 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संरक्षण में उपसर्ग है। संरक्षण में उपसर्ग है, तो हम पहले लिख लेते हैं संरक्षण। ठीक है, संरक्षण लिखे और हम लिख लिए य र ल व, य र ल व। ठीक है, आप इसको देखिए, ये पॉइंट आप देखिए, तो ये क्या होता है? य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन से हमारा कोई विशेष महत्व नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि अभी जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को व्यंजन संधि में, तो बताए थे कि वो पंचमा अक्षर के अनुसार वो बिंदी लगता है या पंचमा अक्षर के अनुसार वो कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमसे उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो आप उपसर्ग में देखिए, आपको ये शब्द आप तोड़िए, आप शब्द ये तोड़ेंगे तो ऐसे आप बिंदी के साथ ये शब्द पहले तोड़िए और फिर रक्षण, रक्षण शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, रक्षा करना या रक्षण, इस तरह का। बाकी का जो ये संग वाली बिंदी है, ये जब आप इसको देखेंगे तो आपको हिंदी में मिलेगा, जब उपसर्ग देखेंगे तो सम। ठीक है, क्या मिलेगा? सम मिलेगा और प्लस क्या मिलता है? रक्षण मिलता है। तो इस तरीके से हो जाता है संरक्षण। हम बोलते भले है संरक्षण, लेकिन जो इसका आपका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? संरक्षण होगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों को लगता है कि हम संरक्षण बोल रहे हैं, तो इसका जो शी वाला आंसर लगा देंगे वो तुरंत, लेकिन संरक्षण में जो उपसर्ग है वो सम उपसर्ग ही सही होगा। ठीक है, क्षण नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रत्यय में अगर हम देखें तो क्षण हो जाएगा। ठीक है, सन नहीं होगा, स भी कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग क्या होगा? हमारा सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पहले गेह का मतलब ही जान लीजिए। गेह का मतलब होता है घर या गृह। क्या होता है? घर कह सकते हैं या गृह कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको घर का पर्यायवाची पता होगा तो निकेतन बिल्कुल घर का पर्यायवाची है, निलय भी घर का पर्यायवाची है और आगार भी घर का पर्यायवाची है। नलिन नहीं होता, तो नलिन का क्या मतलब होता है? नलिन का मतलब होता है कमल से। कमल का पर्यायवाची होता है नलिन। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, एक है ना काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, ठीक है, तो उसमें नलिन का मतलब आपको किससे मिलता है? कमल से मिलता है। नलिन पर्यायवाची किसका है? कमल का है। ठीक है, तो निलय वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए वाला भी ऑप्शन गलत है। सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा 97 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आमिष का विलोम होगा। ठीक है, आमिष का विलोम होगा। आमिष का मतलब पता है आपको? आमिष का मतलब होता है मांस। ठीक है, मांस होता है। ठीक है, तो सामिस मतलब भी मांस होता है, सामिस मतलब भी मांस होता है, लेकिन निरामिष मतलब क्या होता है? जो मांस विहीन हो, या हम इसको आमिष मतलब मांसाहारी भी कह सकते हैं और निरामिष मतलब भी कह सकते हैं कि जो मांसाहारी ना हो। निर्मिष नहीं होगा और मिष भी नहीं होता है। ठीक है, तो आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लंबा किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, यहाँ पे विशेषण की बात कही जा रही है। विशेषण का मतलब समझते हैं? विशेषण का मतलब कि कौन सा विशेषता बता रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें, लंबा जो है ये हमारा एक गुण है। ठीक है, क्या है? एक ये गुण है। जैसे आप देखे होंगे गोरा, काला, ठीक है, सुंदर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? गुण होती हैं। तो इसीलिए ये किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक नहीं हो सकता क्योंकि कोई मापतौल नहीं है। संख्यावाचक नहीं हो सकता क्योंकि संख्या नहीं है। सार्वनामिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर यह वह या कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? आंसर 99 क्वेश्चन का हमारा ए वाला सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। लास्ट हम 100 वाले क्वेश्चन पे हिंदी पे आ जाते हैं। तो हिंदी का हमारा 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम मतलब क्या? कि जो संस्कृत से हूबहू ले लिया गया हो। ठीक है, या कह सकते हैं संस्कृत शब्द जिसमें होगा। ठीक है, दोहरा नहीं हो सकता। दोहरा मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? दो गुना। ठीक है, धनिया बिल्कुल नहीं है, धान नहीं है, दूरबा, दूरबा इसका सही है क्योंकि दूरबा नहीं होता है। दूरबा को हम तद्भव में बोलते हैं दूब, और दूब का ही मतलब होता है घास। ठीक है, दूब का क्या मतलब होता है? घास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 100 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा सही है? आंसर डी। तो इस तरह से आज का आपका पूरा सेशन खत्म होता है। मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम।